जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बंगाल का ऐतिहासिक विवरण के बारे में। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बंगाल पे कितने सारे शासक हुए, सभी शासकों का कार्यकाल कितना है, पलासी का युद्ध कब हुआ, किनके किनके बीच हुआ, और ब्लैक होल की घटना क्या है, बक्सर का युद्ध क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बंगाल के बारे में हम जानेंगे। बंगाल पहले एक बहुत बड़ा सा प्रांत हुआ करता था। आधुनिक बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन सभी को एक साथ एक प्रांत के रूप में जाना जाता था, जिन्हें हम बंगाल के नाम से जानते थे। ठीक, और बंगाल के जो दीवान होते थे, इन दीवान को हम नवाब कहते हैं। ठीक, बंगाल के जो राजा होते थे उन्हें नवाब कहा जाता था। ठीक, तो बंगाल के नवाब को पढ़ने से पहले हम इसके पहले कुछ पृष्ठभूमि के, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। जो मुगल वंश के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था औरंगजेब। मुगल वंश के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था औरंगजेब। और इन औरंगजेब जो थे, ये दिल्ली सल्तनत के साथ साथ पूरे भारत के क्या थे, पूरे भारत के ये फाउंडर थे, पूरे भारत के शासक थे। ठीक है, मतलब पूरे भारत पे राज करते थे औरंगजेब। ये मुगल वंश के शासक थे। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल वंश के अन्य शासक आते हैं, लेकिन वो उतने योग्य नहीं होते हैं जो पूरे भारत पे एक साथ शासन कर पाए। इस कारण से 1707 ईस्वी के बाद में बंगाल पर, ये जो दिल्ली में मुगल वंश का शासक रह जाता है। तो मुगल वंश का शासन जो दिल्ली में रह जाता है, लेकिन इस पूरे बड़े से बंगाल को संभालने के लिए, इस पूरे से बंगाल पे शासन करने के लिए एक अन्य राजा, एक अन्य बंगाल के दीवान की या बंगाल के नवाब की आवश्यकता होती है, जिसमें एक मुर्शीद कुल्ली खां नाम करके व्यक्ति, ये बंगाल के ही रहने वाले थे, मुर्शीद कुल्ली खां। और इन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इनको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। यानी बंगाल के प्रथम नवाब की बात करें, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस कि बंगाल के प्रथम नवाब कौन थे, तो वो थे मुर्शीद कुल्ली खां बंगाल के प्रथम नवाब थे, जिनका कार्यकाल 1717 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक रहा। 1717 से 1727, यानी कि इन्होंने बंगाल पर कुल 10 वर्षों तक शासन किया। मुर्शीद कुल्ली खां ने, ये बंगाल के प्रथम नवाब हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में अगला जो शासक आए उनका नाम था सुजाउद्दीन। अगला जो शासक आए उनका नाम था सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन भी बंगाल पे लगभग 12 साल तक शासन किए। लगभग 12 साल तक ये भी शासन किए। और ये जो सेकेंड नवाब थे, बंगाल के नवाब, इनका शासन काल 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक रहा। सुजाउद्दौला का शासन काल 1727 से 1739 ईस्वी तक रहा, जो बंगाल के दूसरे नवाब हैं। ठीक, मुर्शीद कुल्ली खां के बाद इनका शासन है। अगला, इनकी मृत्यु के बाद में अगला जो शासक आते हैं उनका नाम होता है सरफराज। अगला शासक सरफराज होते हैं। बंगाल के तीसरे नवाब बोले तो तीसरे नवाब का नाम सरफराज होता है, जो महज मतलब सिर्फ एक साल के लिए ये बंगाल का नवाब बनते हैं। और इनका शासन काल 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक रहता है। ये थोड़े अयोग्य शासक होते हैं। इनका मतलब ये उतने योग्य शासक नहीं थे। ये बंगाल का मतलब सबसे अयोग्य शासक सरफराज को ही माना जाता है। ठीक, उसके बाद में अलीवर्दी खां नाम के एक व्यक्ति ने, अलीवर्दी खां ने सरफराज की हत्या कर दी है। अलीवर्दी खां सरफराज की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में बंगाल का नवाब खुद बंगाल का नवाब बन जाते हैं, जो 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल पर शासन करेंगे। ठीक, बंगाल का नवाब बने रहेंगे अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक। इसके बाद में
एक घटना ये होती है कि अलीवर्दी खां का कोई मतलब अपना पुत्र नहीं होता है जो बंगाल का अगला शासक बन सके, या इनके परिवार में कोई योग्य व्यक्ति बंगाल का शासक बनने लायक या बंगाल का नवाब बनने लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं होता है। अब ये इनकी जो मतलब संतान में 3 पुत्रियां होती हैं। 3 पुत्रियां, पुत्री पहले, पुत्री दूसरा और तीसरा। तीनों का नाम मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। शायद पहले का नाम घसीटी बेगम, एक का नाम था घसीटी बेगम, पहले का नाम होता है घसीटी बेगम, दूसरे का और तीसरे का समझिए। पहला सबसे बड़ी बेटी का नाम घसीटी बेगम, दूसरी बीच वाली बेटी और 3 नंबर की बेटी। तो पहला का आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, नाम से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए पहली जो बेटी थी अलीवर्दी खां की प्रथम पुत्री थी, पहले का शादी कहाँ पे हुआ था? तो शादी ये हुआ था ढाका में। कहाँ पे? ढाका में शादी हुआ था। पहली पुत्री की शादी कहाँ पे हुई थी? ढाका में, दूसरी की पूर्णिया और तीसरी की पटना में। ठीक, पहली की शादी हुई थी ढाका में, दूसरी की पूर्णिया और तीसरी की पटना में। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो ये जो अलीवर्दी खां थे, इनके पास इनका कोई अपना संतान मतलब कोई अपना पुत्र नहीं था। इनकी पुत्रियों में इन्होंने 1756 ईस्वी में 56 ईस्वी में ये आदेश जारी किया कि मेरी जो तीसरी पुत्री है, 3 नंबर की पुत्री, सबसे छोटी बेटी, इनका इनका लड़का मतलब कि इनकी नाती अलीवर्दी खां के पुत्री का पुत्र यानी कि अलीवर्दी खां के नाती, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, जिनका नाम क्या होता है? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ये अलीवर्दी खां के क्या होते हैं? नाती। इनके पुत्री के पुत्र तो अलीवर्दी खां के नाते हुए। सिराजुद्दौला को मतलब बंगाल का अगला नवाब बनाया जाए। इनका किनका मतलब ये अलीवर्दी खां ने बताया था। अलीवर्दी खां ने अपने मतलब शासन त्यागने से पहले बता दिया था कि सिराजुद्दौला को अगला शासक बनाया जाएगा, अगला नवाब बनाया जाएगा। कहाँ का? बंगाल का। तो सिराजुद्दौला को 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन इनके परिवार में मतलब कि इनके प्रथम पुत्री और दूसरे पुत्री, इन दोनों में इस सिराजुद्दौला को लेकर एक कलह है। इनके परिवार में भी एक कलह होने लगता है कि सबसे छोटी पुत्री का जो बेटा है सिराजुद्दौला, उसको नवाब बनाया गया, इन दोनों में से किसी के पुत्र को नवाब नहीं बनाया गया। बिकॉज ये दोनों के पुत्र उतने योग्य नहीं थे। सिराजुद्दौला बहुत ही ज्यादा क्या था? योग्य व्यक्ति था। ठीक, तो सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। सिराजुद्दौला भी मात्र 1 साल तक बंगाल के क्या रहेंगे? नवाब यानी शासक रहेंगे। ठीक, अब 1756 ईस्वी में जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं तो इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी जो शासक, अंग्रेज जो वैज्ञानिक थे, उनसे ये कह देते हैं कि आपको बंगाल में किलेबंदी नहीं करनी है। मतलब कि अपना फैक्ट्री बना लीजिए और फैक्ट्री का जो किलाबंदी होता है, किलाबंदी आप नहीं करवाइए। आप किलेबंदी मतलब किलेबंदी पर रोक लगाने वाले शासक आपसे पूछा जाएगा तो कौन थे? ये सिराजुद्दौला। लेकिन अंग्रेज इनके बात को ये जो नवाब है, नवाब के बात को अंग्रेज नहीं मानते हैं, इनके बात को टाल देते हैं। तो सिराजुद्दौला द्वारा बहुत सारे अंग्रेज व्यापारियों को क्या कर दिया जाता है? मरवा दिया जाता है। बहुत सारे अंग्रेज व्यापारियों को मरवा दिया जाता है, जिससे अंग्रेजों में एक भय बनता है, एक कह सकते हैं एक विरोध की भावना उत्पन्न होती है। अंग्रेज को मरवा देते हैं सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला जब इनको मरवा दिए, किनको? अंग्रेज व्यापारियों को, और बहुत सारे अंग्रेज व्यापारियों को एक छोटे से रूम में, एक छोटा सा कमरा में, छोटा सा जो लगभग 14 बाई 18 का रूम था। ठीक, और इस रूम में 146 लोगों को, 146 अंग्रेज व्यापारियों को इस छोटे से रूम में रात भर के लिए बंद कर देते हैं। इसके अंदर इन 146 लोगों को डालकर
बाहर से गेट को बंद कर दिया जाता है और इसमें से जब सुबह इस गेट को खोला जाता है तो 123 व्यक्ति जो हैं, 123 व्यक्ति ये मर जाते हैं इसमें, ठीक, उनकी मृत्यु हो जाती है इस काल कोठरी में। और 123 व्यक्ति में अब बचते हैं 23 व्यक्ति। 23 व्यक्ति में एक जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल जो था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए काल कोठरी की घटना से बचने वाला एक अंग्रेजी इतिहासकार का नाम क्या था? तो अंग्रेजी इतिहासकार का नाम था हॉर्नबिल। ये इतिहासकार होते हैं, क्या होते हैं? इतिहासकार होते हैं, ठीक। हॉर्नबिल जो थे ये अंग्रेजी इतिहासकार थे, ठीक। और 123 व्यक्ति, 146 में से 123 व्यक्ति मर जाते हैं और बचने वाले 23 में से एक हॉर्नबिल भी होते हैं जो जो इंग्लैंड जाकर वहाँ के राजा, वहाँ के शासक से ये बताते हैं कि देखिए बंगाल में अंग्रेजों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। बंगाल में अंग्रेजों पे बहुत अधिक क्या हो रहा है? अत्याचार। उसमें बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को दबा के रखा जा रहा है, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया। ये काल कोठरी की घटना, यानी कि इसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इस ब्लैक होल की घटना को इस हॉर्नबिल नामक इतिहासकार ने बताया था किसको? अंग्रेज जाकर अंग्रेज की महारानी, वहाँ के जो भी शासक थे, वहाँ के शासकों को ये इस हॉर्नबिल ने बताया था, ठीक है। और इस घटना को काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना कहा जाता है, जिसमें 146 व्यक्ति में से 123 व्यक्ति रात भर में मर जाते हैं, 23 व्यक्ति जिंदा होते हैं, जिसमें से एक हॉर्नबिल होता है, ठीक। हॉर्नबिल जाके इस पूरी कहानी को, पूरी घटना को जाकर कहाँ बताता है? इंग्लैंड में बताता है। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं कि अंग्रेजों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है बंगाल में। और बंगाल का शासक उस समय सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को मारने के लिए इंग्लैंड में एक कह सकते हैं दो अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति होती है। 2 अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति होती है किसको मारने के लिए? सिराजुद्दौला को मारने के लिए। सिराजुद्दौला किसका नाती था? अलीवर्दी खां का नाती। सिराजुद्दौला को मारने के लिए एक जॉर्ज वाटसन और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव, जॉर्ज वाटसन और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव की नियुक्ति, इन्हें भारत भेजा जाता है। किसको मारने के लिए? भारत भेजा जाता है सिराजुद्दौला को मारने के लिए। अब ये जो है ये भारत आ जाते हैं सिराजुद्दौला को मारने के लिए। कौन? रॉबर्ट क्लाइव एंड जॉर्ज वाटसन भारत आ जाते हैं। और भारत आने के बाद में सबसे पहले ये सिराजुद्दौला के सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। सिराजुद्दौला की सैन्य व्यवस्था बहुत विशाल होती है, काफी बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी होती है। किसके पास? सिराजुद्दौला के पास, यानी कि बंगाल के नवाब के पास बहुत बड़ी सेना होती है, ठीक। ये जॉर्ज वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव डायरेक्ट हमला करके बंगाल से कभी नहीं जीत सकता था, सिराजुद्दौला से कभी नहीं जीत सकता था। इसने इन दोनों ने एक चाल चली, एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के अकॉर्डिंग क्या किया कि मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो ये था मीर जाफर को जॉर्ज वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक लालच दी जाती है कि आप अगर हमारी मदद करोगे सिराजुद्दौला को मारने में तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। बंगाल का अगला नवाब किसको बना दिया जाएगा? मीर जाफर को। किनके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव, इन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, ठीक है। तो सिराजुद्दौला को मारने के लिए मीर जाफर राजी हो जाता है कि चलिए आप लोग, हम कुछ नहीं करेंगे, आप सिराजुद्दौला को मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला शासक किनको बना दिया जाएगा? मीर जाफर को अगला शासक बना दिया जाएगा, ठीक। आगे में अब क्या होता है, एक 1701 वर्ष बाद, यानी 1756 के बाद में 1757 में एक युद्ध होती है अंग्रेजों और मीर जाफर जो हैं ये सिराजुद्दौला का सेनापति हैं।
इनके और इनके बीच पहले से संधि हो चुकी है कि मीर जाफर कुछ नहीं करेगा, ठीक। जो भी करना है अंग्रेज करेंगे, किसको मारने के लिए? सिराजुद्दौला को मारने के लिए। क्या हुआ था 1757 ईस्वी में एक लड़ाई हुई थी, एक युद्ध हुई थी जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। ये कह सकते हैं ये एक प्रकार का युद्ध नहीं है, ये एक प्रकार का षड्यंत्र है। और इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, मीर जाफर जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, इन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था को, अपने सैनिक को आगे रखा। ऐसे जिस टाइप का षड्यंत्र इन दोनों के बीच में रचा गया था उसके अकॉर्डिंग आगे रखा। और मतलब इधर से जो अंग्रेज सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक पीछे रह गए थे। कुछ अंग्रेज सैनिक आगे आए, कुछ अंग्रेज सैनिक पीछे रह गए। यहाँ पे था आपका मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को कहा कि आप इस युद्ध में मत आइए, क्योंकि ये छोटी सी सेना है, छोटी सी सेना से हम निपट लेंगे। कौन बोला? मीर जाफर बोला कि महाराज, मतलब कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्हें महाराज आप इस युद्ध में, इस छोटे मोटे युद्ध में क्या न लड़िएगा, आप इधर से आप घर चल जाइए, मतलब कि आप राज दरबार में चल जाइए। इस छोटी सी सेना को तो हम खुद निपट लेंगे, इससे हम खुद लड़ लेंगे, ठीक। तो इसने इस सेना से, छोटी सी सेना से ये खुद मतलब लड़ना स्टार्ट कर दिए। सिराजुद्दौला यहाँ से निकल गए। आगे जाते समय एक पीछे वाली गली से जाते समय में यहाँ पे अंग्रेजों की बहुत बड़ी फौज थी। इन्होंने इस पे अटैक किया और किसको मार दिया? सिराजुद्दौला को मार दिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसकी धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला मारा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला क्या हो गए? सिराजुद्दौला पलासी की युद्ध में हार गए। पलासी के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। ये जो था रॉबर्ट क्लाइव, ये थल सेनापति था, यानी कि थल सेना प्रमुख कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और जल सेनापति आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि पलासी के युद्ध में इंग्लैंड से जल सेनापति के रूप में कौन आया था? तो आपका जॉर्ज वाटसन जल सेनापति के रूप में आए थे और रॉबर्ट क्लाइव थल सेना के रूप में आए थे, ठीक। सिराजुद्दौला का, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सैन्य का, मतलब सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो थे मीर जाफर, क्योंकि यही सेनापति कौन थे? मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला क्या हो गया? मारा गया, ठीक। सिराजुद्दौला किसका नाती था? तो अलीवर्दी खां का नाती था। इसका शासनकाल 1756 से 1757 ईस्वी में। 1756 में नवाब बना और 1757 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिराजुद्दौला वास्तव में एक योग्य शासक था जो पलासी के युद्ध में मारा गया, ठीक। 1757 ईस्वी में पलासी की युद्ध हुई थी। पलासी के युद्ध को अब क्वेश्चन पूछा जाता है, पलासी का युद्ध न कह के एक अन्य अलग नाम से मैच फिक्सिंग का युद्ध बोला जाता है। मैच फिक्सिंग युद्ध यानी कि मैच फिक्सिंग युद्ध, पैसे देकर, घूस देकर क्या कर देना? मैच को फिक्स कर लेना। यहाँ पे हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दी, नवाब बनने की लालच देकर क्या इस मीर जाफर से पलासी के युद्ध को जीत लिया और किसको? सिराजुद्दौला को मरवा दिया, ठीक। ये जो भी थे, ये सभी घटना आपको बंगाल के नवाब के बारे में, बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खां, बंगाल के मतलब सबसे योग्य नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला किसका नाती था? अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी खां की कितनी पुत्रियां थी? 3 पुत्रियां। अलीवर्दी खां के कौन सी पुत्री, कितने नंबर की पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला? तो 3 नंबर। सबसे छोटी पुत्र का पुत्र कौन था? सिराजुद्दौला का मतलब किस युद्ध में मारा गया? पलासी के युद्ध में। पलासी की युद्ध कब हुई? 1757 ईस्वी में। पलासी के युद्ध के समय में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव और जॉर्ज वाटसन जल सेनापति था और थल सेनापति आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। किसकी धोखाधड़ी के कारण मीर जाफर मारा गया? तो ये सिराजुद्दौला मारा गया। तो मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण कौन? सिराजुद्दौला मारा गया। ब्लैक होल की घटना को
ब्लैक होल की घटना के बारे में कौन बताया अंग्रेजों को? तो हॉर्नबेल नामक इतिहासकार, जो इंग्लैंड का इतिहासकार था। इसमें 146 व्यक्ति को कैद कर दिया गया था, जिसमें 123 व्यक्ति मर गए और 23 व्यक्ति जिंदा थे, जिसमें एक हॉर्नबेल भी था। किलेबंदी पर रोक किसने लगवाई? सिराजुद्दौला ने। किले और इतिहासकारों को किसने मरवा दिया? सिराजुद्दौला ने। आगे इनके बाद में मीर जाफर, मतलब कि सिराजुद्दौला के बाद में 6 नंबर, जो 6 नंबर शासक बनते हैं वो आपके मीर जाफर बनते हैं। 6 नंबर शासक कौन बनते हैं? मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद में मीर कासिम को अंग्रेजों ने क्या बना दिया? बंगाल का नया नवाब बना दिया। ठीक है। और मीर कासिम के नवाब बनने के बाद में ऐसा होता था कि जो बंगाल का नया नवाब बनेगा वो अंग्रेजों को भेंट स्वरूप कुछ उपहार देगा, कुछ गिफ्ट देगा। इसने क्या किया? इस मीर कासिम ने 400 से लगभग 400 से 450, 450 अंग्रेज व्यापारियों को अपने दरबार में बुलाया और एक एक करके सभी के गर्दन कटवा दिए, सभी को मौत का घाट उतार दिया, सबको क्या कर दिया? मरवा दिया। अब क्या हुआ? ये गिफ्ट था, गिफ्ट स्वरूप बेचारे ने दिया, बहुत अच्छा काम किया बेचारे ने। इसने क्या किया? मीर कासिम ने बंगाल से अपनी राजधानी उठाकर कहाँ ले गया? मुंगेर। बंगाल से राजधानी उठा के कहाँ लेकर चला गया? मुंगेर। और मुंगेर में जब राजधानी ले गया तो वहां पे ये मीर कासिम खुद वहां जाके रहने लगा। वहां से बंगाल का शासन देखता था, जो भी था। ठीक, मुंगेर को राजधानी बना दिया गया। ठीक, किसने बनाया? मीर कासिम ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए किसके समय में, किसके शासन काल में कौन नवाब था जब मुंगेर बंगाल की राजधानी बनी? ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो थे मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम। मीर कासिम किसका दामाद था? मीर जाफर के। अंग्रेजों को ये बात पता चली। अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम यहाँ पे था, उसने बिना इंफॉर्मेशन, बिना सूचना दिए किसको? फिर से मीर जाफर को, यानी कि मीर कासिम के ससुर जी को फिर दोबारा फिर से क्या करवा दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया। किसने? अंग्रेजों ने बना दिया। ठीक है। अब इससे गुस्सा होकर, इससे दुखी होकर किसने? मीर कासिम ने दिल्ली का मतलब मुगल वंश के शासक, दिल्ली में उस समय मुगल वंश का शासक थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। और इधर से आते समय में अवध में एक शासक थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला। जिनका नाम क्या था? सुजाउद्दौला। शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। और खुद जो थे, मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल वंश का शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम जो बंगाल का पदच्युत नवाब था। पदच्युत नवाब उसे कहा जाता है जो अपने पद से, मतलब अपने नवाब होने के बाद में पद से मतलब हटा दिया जाए, उसे तुरंत बाद पद से हटा दिया जाए। तो अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और ये कहाँ का? शाह आलम द्वितीय, मुगल वंश का शासक। इन तीनों की एक त्रिगुट सेना गठित हुई। भयंकर सी सेना गठित हुई और अंग्रेजों के पास में एक छोटी सी सेना, अंग्रेजों का एक सेना। दोनों में युद्ध हुआ बक्सर में युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। और इस युद्ध को बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने इन तीनों की एक त्रिगुट बहुत बड़ी सी विशाल सेना को हरा दिया। किसने? अंग्रेजों ने। और अंग्रेज यहाँ पे क्या हो गए? अंग्रेज यहाँ पे जीत गए। ठीक, अब अंग्रेजों के इस जीत के बाद में अंग्रेज पूरे भारत पर अपना दबदबा बनाने लगे, अपना शासन, मतलब पूरे भारत में अपना शासन चलाने लगे। ठीक है। ये था आपका बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना, किलेबंदी पर क्यों रोक लगवा दिया। ठीक, इस पूरी
पूरी जानकारी के बाद मतलब ये पूरे जो टॉपिक है जो बंगाल के ऐतिहासिक विवरण के बारे में बताते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें सभी टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप ये भी कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।